RGV पब्लिक स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है ना। आज हम लोग देखें क्लास 6 का लेक्चर नंबर 6 है ये, और चैप्टर 4। ठीक है ना। इसमें हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के मंडल, परिमंडल। तो पृथ्वी के परिमंडल 4 हैं, जिसमें हम लोगों ने देख लिया पूरा के पूरा स्थल मंडल को, लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर। अभी देखेंगे वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में बुलाता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के सतह से ऊपर गैसों का एक आवरण है, जाल है, फैला हुआ है। ठीक है, चारों ओर गैस ही गैस है। इसी मंडल को क्या बोलेंगे? तो वायुमंडल बोलेंगे। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? वायुमंडल। इसको वायुमंडल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। कहता है कि पृथ्वी पर वायु का एक मोटा आवरण है। आवरण मतलब ढका हुआ, फैला हुआ है। वायु का यह आवरण 1000 किलोमीटर से अधिक है, लगभग 3000-4000 किलोमीटर तक है। वायु जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे सतह से, वायु का घनत्व घटते जाता है। ठीक है ना। यानी वायु हल्की होती जाती है, और सतह पर रहता है तो वायु क्या होगी? भारी रहेगी। ठीक है ना। और ऐसे वायु क्या होगी? हल्की होगी। सतह पर वायु भारी और ऊपर वायु हल्की। तो जो भी वस्तु हल्की होती है वो ऊपर रहता है, और जो भारी वस्तु होता है वो नीचे होता है। पानी में आप इस प्रकार देख सकते हैं। अब कहता है कि वायुमंडल में, ये वायुमंडल पृथ्वी के जीवन के योग्य बनाती है। जीने के लिए जो वातावरण चाहिए वो वातावरण यही एटमॉस्फेयर ही बना पाता है। पृथ्वी को इसीलिए सभी गैसों से अलग कहा गया है, क्योंकि यही वायुमंडल और दूसरे जगहों पर नहीं है। पानी का तो कहीं मिला है। ठीक है, छोटा छोटा तालाब वगैरह लोगों ने देखा। ठीक है, इमेजेस में देखे। जब सैटेलाइट भेजा तो सैटेलाइट से कुछ इमेज प्राप्त हुआ, और इस इमेज में उसको पानी का छिट्टा या कण नजर आया। लेकिन ये कभी नजर नहीं आया हवा के बारे में। न चंद्रमा पर भी हवा नहीं, वहां भी पानी देखा गया, लेकिन चंद्रमा पर हवा भी नहीं। ठीक है ना। देखिए, अब ये सरफेस एरिया है, सतह पृथ्वी की, जहां की आपको पहाड़ नजर आ रहा है। यहाँ पे पानी होगा। देखिए बादल वगैरह नजर आ रहा है। अब ये मंडल 5 मंडल में डिवाइड किया गया। किसको 5 मंडल में? वायुमंडल को 5 मंडलों में डिवाइड किया। एटमॉस्फेयर को 5 मंडल में डिवाइड किया गया। आप इसको लिखिए, एटमॉस्फेयर को 5 मंडल में बांटा गया। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर। हिंदी में अगर कहें तो ट्रोपोस्फेयर को बोला जाता है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल, और मेसोस्फेयर को मध्य मंडल, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर को आयन मंडल, और अगला एक्सोस्फेयर को बाह्य मंडल। ठीक है ना। सबका ऊंचाई दिया हुआ है, इतना सतह तक ये रहेगा, इतना से इतना सतह तक ये रहेगा। ऐसे ऐसे वायुमंडल में डिवाइड कर दिया गया हवा के घनत्व के कारण। ठीक है ना। हवा का घनत्व नीचे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है हवा का घनत्व घटते जाता है। क्लियर है। तो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर में इसकी ऊंचाई जो दे रखा है सतह से लेकर के, यानी समुद्र सी लेवल, समुद्र स्तर सी लेवल से लेकर के 12 से 18 किलोमीटर। अब ये 12 से लेकर के 50 किलोमीटर, 50 से लेकर के ये 90, और 90 से लेकर के 800, 800 से लेकर के लगभग 3000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये आता है कौन सा मंडल में क्या पाया जाता है। ठीक है ना। तो कौन सा मंडल, जितना भी बादल का बनना, ये कौन मंडल में है? ट्रोपोस्फेयर में। बादल ऊपर नहीं बनता है, ट्रोपोस्फेयर। हवाई जहाज देखते हैं ना, बादल के अंदर छिप जाता है। यानी जो हवाई जहाज है उस समताप मंडल के इर्द गिर्द चलता है। ये ट्रोपोस्फेयर नहीं, समताप मंडल के इर्द गिर्द यहाँ चलता है। ठीक है ना। उल्का पिंड आपको मध्य मंडल में गिरेगा। मध्य मंडल से अगर ज्यादा आ जाता है तो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और कहीं कहीं खाई वगैरह भी बना देता है, ट्रेंच बना देता है।
फिर थर्मोस्फीयर में यहाँ पे रेडियो वेव वगैरह जाता है, और यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, वो सब कहाँ जाएगा? थर्मो एक्सोस्फीयर में, ठीक है ना। और जो दागने वाला रॉकेट्स होता है एक जगह से दूसरे जगह मारक क्षमता वाला रॉकेट, ये रॉकेट मेसोस्फीयर से ऊपर नहीं जाती है। लेकिन अंतरिक्ष में ये अंतरिक्ष हो गया, इससे ऊपर गए तो ये अंतरिक्ष कहलाया, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष शिप है, ये अंतरिक्ष का जहाज है, यहाँ पे ये एक्सोस्फीयर के ऊपर चलती है। पृथ्वी के अगर चारों ओर कच्छा लगाना होता है किसी को, तो ये चारों ओर यानी उपग्रह जो पृथ्वी के ऊपर जाता है, ये कहाँ से जाता है? तो अंतरिक्ष यान उपग्रह ये आपको कहा जाएगा? एक्सोस्फीयर में, वायुमंडल में। क्लियर है? तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। बस थोड़ी चीज बताई गई कि पृथ्वी के ऊपर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल बोला गया। वायुमंडल का घनत्व बढ़ते रहता है, घटते रहता है, तो पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा, और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका घनत्व क्या होता है? घटते जाता है, ठीक है ना। वायु दाब घटते जाएगा, ऑक्सीजन भी कमी आ जाती है। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट में देखिए, यहाँ पे आपको पहाड़ नजर आ रहा है, पहाड़ नजर आ रहा है ना, यानी बर्फ का पहाड़ नजर आ रहा है। यहाँ तक आते आते आदमी का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो आदमी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाता है, जो पर्वतारोही होते हैं वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, कहता है कि भूतल यानी धरातल पर जो गैसों का मिश्रण है, वो गैसों का मिश्रण में कितना % क्या पाया जाता है। जैसे अभी जो हम लोग सांस लेते हैं वो सारे चीज अंदर चल जाता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन वहाँ छन्ना एक लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन को स्थिर लेता है, बाकी को सबके हटा देता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। पेन कहाँ है? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, नाइट्रोजन को N2 कहते हैं। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन का N2, ठीक है ना। ये कितना %? तो लगभग 78%। याद रखिएगा, पॉइंट में नहीं याद करना, कोई गल नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, नहीं कोई गल नहीं। कौन भाषा है? पंजाबी। फिर ऑक्सीजन O2, O2 का कितना? 21%। याद रखिएगा, O2 कितना? 21%। आप कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिए, इसके बाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03, ये 100% इतने ही याद रखना है, ठीक है ना। फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन है, और कुछ यहाँ पे जलवाष्प है, यानी नमी। जलवाष्प यानी क्या होता है? नमी, ये नमी है। आई होप कि आप इसको उतार लिए होंगे, बस ये भी उतार लीजिए, आपको तो पढ़ा हुआ है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, टाइम देखिएगा। कहता है कि धरातल के निकट वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की प्रधानता होती है। इसके अलावा भी और भी गैस पाए जाते हैं। जलवाष्प और धुलकन भी मौजूद होते हैं। कुछ वाटर वेव भी होते हैं, धुलकन भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन का अभाव है। वायुमंडल के ऊपर जब जाइएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक भी जाइएगा, तो यहाँ तक आते आते आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए पर्वतारोही जो होते हैं, ये देखिए पर्वतारोही हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे बहान कर गए, मास्क लगा के गए, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, ऑक्सीजन मास्क, है ना। वहां पे इनको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार कहता है कि वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन का अभाव है। कहता है यही कारण है कि पर्वतारोही अंतरिक्ष यात्री, यानी जो पहाड़ पर चढ़ता है या फिर अंतरिक्ष में जाता है, वो अपने सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पेड़ पौधे को होती है, वे जीवन धारण करने के लिए इसे ग्रहण करते हैं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से पारिस्थितिकी का एक संतुलन बना हुआ है। पारिस्थितिकी मतलब होता है कि वैसा तंत्र यानी वैसा सिस्टम जो पेड़ पौधे और मानव जाति या फिर जानवरों के बीच जो संबंध होता है, इसी संबंध को बोला जाता है पारिस्थितिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। तो यही कारण है कि पर्वतारोही और अंतरिक्ष यात्री को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो हम लोग दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से कि एक भैंस होती है, उसके पीठ पर ढील हो जाता है, तो कौवा उसको खोद के ढील सब निकाल के खा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों को इससे फायदा हो गया कि भैंस को भी ढील से राहत मिल गया और कौवा का भी भोजन हो गया।
ठीक है ना। तो हम लोगों को भी इससे भी बहुत आराम हो गया। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लिए, और जो पेड़ पौधे छोड़े वो हम लोग ग्रहण कर लिए। तो हम लोगों के दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध है। इसी संबंध को पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमको तो लगता है 9th क्लास तक की ये चीज कोई आदमी को समझने में जल्दी नहीं आता है कि पारिस्थितिकी होता क्या है ना। नाम सुने होंगे जरूर कि इस इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी ये होता है, लेकिन कितना असाधारण है। ठीक है, देखिए अब ये वायुमंडल कहता है कि घनत्व, अभी बताया ना, सतह से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वायुमंडल का घनत्व घटते जाएगा। तो यहाँ पे घनत्व को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे नीचे सघन वायुमंडल है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम डेंस, हम लोग आराम से सांस ले रहे हैं। लेकिन ऊपर जाइएगा तो विरल वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरल। विरल मतलब कम, इसको बोलते हैं रेयरर। सघन को डेंसर, सघन को डेंसर और विरल को रेयरर कहते हैं। सघन को डेंसर और विरल को क्या कहते हैं? रेयरर कहेंगे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स दिया गया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख रहे हैं, बादल बन, अब कोई पूछेगा बादल कहाँ बनता है, किस मंडल में बादल बनता है, तो आप बोलेंगे कि बादल क्षोभ मंडल में बनता है। कहाँ बनता है? क्षोभ मंडल। एरोप्लेन क्षोभ मंडल में नहीं उड़ती है। एरोप्लेन देखिए कहाँ उड़ रही है, आपको नजर आ रहा है? समताप मंडल में, क्योंकि वहां का टेम्परेचर एक समान होता है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको आप लोग नोट ही कर लीजिए। लिखिए कि जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते हैं तापमान घटते जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटते जाता है। लिखिए, जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तापमान घटते जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तापमान घटते जाता है। तापमान घटते जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तापमान घटते जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तापमान क्या होते जाता है? घटते जाता है। सभी लोगों ने लिख लिया। इसीलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धीरे धीरे ऊंचा है ना, देखते हैं ना, 8,846 है, तो 8,848 है। अब बताइए वहां क्या है? बर्फ है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बर्फ, लेकिन कुछ दूर जा करके ये फिक्स हो जाता है 50 किलोमीटर के बाद ये समताप मंडल में एंट्री कर जाता है और यहाँ का टेम्परेचर एक समान होता है। इसीलिए इस मंडल का नाम समताप मंडल है। सम माने बराबर और ताप माने ताप, ताप एकदम बराबर होता है। इसलिए एरोप्लेन इसी में उड़ती है। एरोप्लेन पर पानी नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो बादल के ऊपर उड़ती है। ठीक है ना। हाँ, लैंडिंग करते समय और जब फ्लाइट करता है, उड़ता है, फ्लाई करते समय और लैंडिंग करते समय एरोप्लेन में दिखते आती है, लेकिन जब वो समताप मंडल में उड़ने लायक हो जाती है तब इसे किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स नहीं झेलना पड़ता है। तो ये आपने मंडल भी लिख लिया होगा। देखिए एक चीज और, ताप बढ़ने पर वायु दाब घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट, VVI लिख लीजिए। ताप बढ़ने पर, क्वेश्चन लिखिए, ताप बढ़ने पर वायु दाब घटता है। ताप बढ़ने पर वायु दाब घटता है। ताप बढ़ने पर वायु दाब घटता है। लिख लिए, ताप बढ़ने पर वायु दाब घटता है। ताप बढ़ने पर वायु दाब उतार लिए? उतारे जी, क्यों नहीं उतारे? मांग के आपो कोई के पास डबल पेन है? ताप बढ़ने पर वायु दाब घटता है, यानी जब सतह बहुत गर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ठंडा हल्के होके उड़ जाएगी, है ना। हम लोग के पास में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ताप बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा? घटेगा। हाँ, हो गया। अब विश्व क्षेत्र में इस कारण वायु का दाब दोनों, उसके क्षेत्र में वायु दाब कम मिलता है, इसलिए ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है वहां के पवन। कहता है वायु दाब में अंतर पड़ने के कारण जब बस जाते रहती है तो देखते हैं ना, बस आपसे गुजरेगी तो लगेगा कस के खींच रहा है हवैया, हवा कस के लगता है कि नहीं, तो वहां पे दाब बढ़ जाता है। हवा का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। और वहां पे घट गया था, जिसके चलते वो सब हवा भरने के लिए खोजा। ऐसा क्यों? बस इतना बड़ा बड़ा सा बस है और वहां पे तो हवा तन को नहीं होगा, हवा सब आगे आगे धकेला गया, समझ में आ रहा है ना। अब जैसी बस वो पार होया तो सब हवाइया का होगा, खाली का स्थानों पर घुसेगा, तो आपको लगेगा ना कि काश के लगता है खींच रहा है हमको क्या। तो ऐसा सिचुएशन होते रहता है। अब बताइए, ये यहाँ पे पहले मान कुछ नहीं था,
यहाँ का सब हम हवा को हटा दिए, कोई सामान रख दिया तो हवा नहीं ना है अब यहाँ, तो जैसे हटा तो हटाए तो इधर हवा चल गया, छितरा गया चारों ओर हवा। अब होगा क्या से सोचिए, अब होगा क्या, जैसे जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ प्रेशर के साथ में इधर हवैया है, क्या होगा, हवैया तुरंत लौट के इधर भर जाएगा, भर जाएगा। तो ये वायु दाब घटने और बढ़ने के कारण हवा तेज गति से चलती है, वायु दाब के कारण। इसी कारण पवन इसे कहते हैं, गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। जो बताइए बस पर ऐसे होता है कि नहीं, बस जब पार होता है तो देखते हैं ना स्पीड में एकदम कस के हवैया खींचता है। टाइम देखिए, संसार के जलवायु पर वायुमंडल का बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो संसार की जलवायु है वो वायुमंडल के बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है। पवन और वायु की अन्य दशाएं मौसम को प्रभावित करती है, जैसे पछुआ पवन और पूर्वी पवन। मैंने आगे पढ़ाऊंगा इस चीज को, ये 6 क्लास के, इसलिए टेंशन नहीं लेना। 9 क्लास में ये बहुत बढ़िया से पढ़ना है कि कैसे पवन गतिशील होती है। 6 महीना पछुआ पवन और 6 महीना पूर्वैया चलता है, ठीक है ना। इसीलिए समुद्र में पाल लगा करके 6 महीना इधर से पूरब से पश्चिम आओ और 6 महीना पश्चिम से पूरब जाइए। क्लियर है। सूर्य से आने वाली ताप शक्ति का अधिकांश रोककर हमारी रक्षा करता है और विसर्जित गर्मी को रोकता है। पृथ्वी को एकदम ठंडी होने से भी बचाता है। कौन, ये ओजोन परत बचाता है। क्या बचाता है, अगर यहाँ पे वायुमंडल ना होता तो चांद के जैसा यहाँ सिचुएशन हो जाता। चांद पर जीना मुश्किल है, क्योंकि दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी और रात के समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, और हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। दिन के समय और रात के समय में ज्यादा ताप का अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। दिन के समय और रात के समय में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, लेकिन वही चंद्रमा पर बहुत ज्यादा अंतर होता है। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर, ऊपर बताइए पूरा एटमॉस्फेयर सारा चीज में बता दिया गया कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर जो परत मिलती है उन्हें 5 मंडलों में बांटा गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। जिसको नोट करना है आप हिंदी में भी नोट कर ले सकते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ये पूरा मंडल कितने हैं, 5 है। इस प्रकार क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया। हम तो पहले ये चीज बता चुके थे कि क्षोभ मंडल धरातल से 8 से 18 किलोमीटर मोटा है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के घने गैस मिलते हैं, ठीक है ना। और बहिर्मंडल में वायु का अभाव रहता है। यहाँ वायुमंडल की बाहरी परत है, सबसे लास्ट में वायुमंडल एकदम ना के बराबर पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज का बस क्लास इतना ही। अगला दिन मैं फिर से जीव मंडल लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो अगला दिन जीव मंडल है ना। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू।